हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एंजल किंग्स वैली इंटरनेशनल में स्वागत है। मैं रोहित कुशवाहा, आपका होस्ट और दोस्त। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ हिंदी व्याकरण। इसके तहत आप लोग जानते होंगे कि हिंदी अपनी मातृभाषा है, इसको आना सबको आवश्यक है। इंग्लिश, चीन जैसे देश में लोगों ने अंग्रेजी को ग्रहण ना करके केवल चीन की भाषा को ही एक्सेप्ट किया है। अगर उन्हें अंग्रेजी की ज़रूरत होती तो वो ट्रांसलेटर, जो व्यक्ति होते हैं जो ट्रांसलेट करके बोलते हैं, उनको ले लेते हैं, लेकिन वो अपनी मातृभाषा को नहीं छोड़ते। हम लोग अपनी मातृभाषा से दूर होते चले जा रहे हैं, तो ये गलत है। इसीलिए सरकार ने भी अपनी मातृभाषा पर जोर देते हुए इसको एक कंपलसरी सब्जेक्ट कर दिया गया है। तो इसको निकालने के लिए आप सभी को तैयारी भी करनी चाहिए, डीपली नॉलेज होना चाहिए। जितना ज़्यादा अच्छा डीपली है उतनी जल्दी आपका सिलेक्शन भी तय है। तो पहले हम चलते हैं हिंदी व्याकरण को सबसे छोटे बेस में ले के चलते हैं। तो वर्ण कई टुकड़ों में जो शब्द लिखे जाते हैं, स्टार्टिंग होती है जब बच्चा पीजी में होता है तो उसे का, खा, गा, छोटा बड़ा सिखाया जाता है। तो उसे कहते हैं हम वर्ण। का, खा, गा, घा, खड़ा और छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, ये सारे क्या होते हैं? वर्ण कहलाते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर आ से आहा तक जितने भी स्वर होते हैं, मतलब ये कुल 11 स्वर होते हैं। आ से आहा तक कुल 11 स्वर होते हैं। और उन स्वरों को दो भागों में बांटा गया है, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर का मतलब होता है जो मतलब तुरंत छोटा आ। तो ये आप बोल रहे हैं कि जल्दी खत्म हो जा रहा है, इसमें सांस जो ली जा रही है वो एक मात्रक है, मतलब तुरंत बोली जाती है, खत्म हो जाती है। ये ह्रस्व स्वर को मूल स्वर भी कह सकते हैं। इन्हीं से बाकी स्वरों की उत्पत्ति हुई है, जैसे आ, ई, उ, ऋषि, ये ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या 4 है। फिर आते दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर में जिनमें ज़्यादा समय लगे, ह्रस्व स्वर से ज़्यादा समय लगे, वो होते हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर में ये आपका आता है बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ और ए, ऐ, ओ, औ। इनको बोलने में समय इन स्वरों की अपेक्षा ज़्यादा समय लगता है, इसलिए इन्हें दीर्घ स्वर बोला जाता है। ठीक है, ये 4 हैं, तो इन्हें आप काउंट कर लेंगे टोटल। तो 7 स्वर दीर्घ के हैं। तो जब इन दोनों स्वरों को जोड़ेंगे तो 11 स्वर निकल आएंगे। इसी तरीके हम चलते हैं व्यंजन। व्यंजन का से लेकर क्या तक जितने भी शब्द होते हैं, वर्ण होते हैं, उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। क्या से क्या तक। इनकी संख्या कितनी है? 42। ठीक है, 41 है, गलती से निकल गया, 41। ठीक है। स्पर्श स्वर। स्पर्श स्वर होते हैं जिनमें हमारे गले से ही सारे स्वर निकलते हैं। कहीं मूर्धा का उपयोग करके, कभी दंत, कभी अपने होठों का यूज़ करके हम जो बनाते हैं उन्हें स्पर्श स्वर कहते हैं। का वर्ग से पा वर्ग, जब मैं आगे बताऊंगा का वर्ग क्या होता है, पा वर्ग क्या होता है। का वर्ग से पा वर्ग तक के सभी शब्द तथा रा और धा, ये शब्दों को जोड़ के कुल 27 स्वर व्यंजन ऐसे होते हैं। कुल 27 व्यंजन ऐसे होते हैं जो स्पर्श स्वर के अंतर्गत आते हैं। अब आते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन आवश्यक है आपको याद करना, क्योंकि पेपर में अधिकतर ये वाला क्वेश्चन जरूर आता है, या, रा, ला, वा। तो ये अंतस्थ व्यंजन है। उष्म मतलब ऊष्मा जो देते हैं ना, गर्म होते हैं शब्द। तो ये सा, शा, शा, हा। ठीक है, शा, 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 हा, ये आपका होता है। और आगत शब्द आपके क्या होते हैं? जा, फा। ठीक है, आगत मतलब जो बाहर से आए हुए शब्द होते हैं, जहाँ से, तो उन्हें बोलते हैं आगत स्वर। संयुक्त स्वर व्यंजन किसे कहते हैं? संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? जैसे छत्र, ज्ञ और ऋषि।
जब दो शब्दों के मेल से, जब दो शब्दों को हम मिलाते हैं तो उनसे जो नया शब्द बनता है उसे संयुक्त स्वर कहते हैं, संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे छ है, त्रा है, ये सारे कई शब्दों के मिलने से बने हुए हैं। ठीक है, अब हम बताते हैं थोड़ा सा स्पर्श वगैरह, का वर्ग किसे कहते हैं, पा वर्ग किसे कहते हैं, इसके बारे में और थोड़ा डीपली हम बात करते हैं। ठीक है, आगे आते हैं। का वर्ग, का, खा, गा, घा, अड़ा। चा वर्ग, ये जो आपने लिखा है पूरा का से पा वर्ग पूरा लिखा है। ये जो वर्ण लिखे हुए हैं मात्र इनके पहले अक्षर के हिसाब से ही इनको वर्गों में बांटा गया। ये का वर्ग है, इसका आगे पहले लिखा है तो इसे का वर्ग कहते हैं। चा पहले लिखा है तो चा वर्ग, ता लिखा है तो ता वर्ग, ता लिखा है तो ता वर्ग, पा लिखा है तो पा वर्ग। हमने अभी पीछे पढ़ा संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन में कुछ ऐसे शब्दों के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं जो इम्पोर्टेंट है, पेपर की दृष्टि से ये बहुत आते हैं। अधिकतर इम्पोर्टेंट तो ये वाला है क्योंकि छत्र के बारे में बोलते हैं तो का और शा से मिलकर बना है। नीचे ये हलंत का निशान रखा, याद रखिएगा। का के नीचे हलंत लगा हो और सा के नीचे कोई हलंत ना लगा हो। हलंत का मतलब होता है जैसे माँ लिखा है, इसके नीचे हलंत लिखा है और फिर छोटा आ लिखा हुआ है, तो ये समझिए पूरा माँ होगा, तब ये हलंत हट आएगा। जब छोटा आ लिखा होगा तब ये हलंत हट आएगा। वैसे ही का में जो हलंत लगा हुआ है और प्लस सा लिखा हुआ है तब ये का और शा मिलके शा बनते हैं। फिर त्रा कैसे बनता है, ता और रा मिलके, ता के नीचे भी हलंत रहता है, ता और रा मिलके त्रा बन जाते हैं। और ज्ञा से जा में हलंत और ड़, ये मिलके ज्ञानी बन जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको इम्पोर्टेंट है, इतना आप नोट करिए। इसके बाद मैं अभी आपको बताता हूँ कि कंठ से कौन से शब्द बोले जाते हैं, मूर्धा क्या होती है, दंत क्या होते हैं, कोष्ठ क्या होता है और सघोष अघोष ये क्या होता है, इसके बारे में भी चर्चा करें। पहले इसको आप नोट कर लीजिए। अभी हम लोगों ने वर्णों की बात करी थी, वर्णों के बारे में पूरा मैंने बता दिया था, कितने होते हैं, कितने स्वर होते हैं, कितने व्यंजन होते हैं, कौन कौन स्वर कहाँ, हर स्वर किसे कहते हैं वगैरह वगैरह बता दिया था। और अब आते हैं वर्णों को कहाँ कहाँ से बोलते हैं, गले में और जीभ का और मुंह का पूरे का यूज हम किस प्रकार करते हैं। जैसे कंठ, कंठ मतलब ये गला होता है, गले से जो स्वर उत्पन्न होता है उसे कहते हैं कंठ से। तो कंठ में ये सब कंठ में आते हैं का, खा, गा, घा। और ये घोष अल्प प्राण, अघोष महाप्राण, सघोष अल्प प्राण, सघोष महाप्राण। इसके आगे एक और होता है पांचवा कॉलम, आप देख रहे होंगे का, खा, गा, घा, अड़ा। अड़ा जो होता है वो उसमें होता है, जगह कम होने की वजह से मैंने इसमें नहीं लिख पाया हूँ। आप उसे एक्स्ट्रा कॉलम बना लीजिएगा सघोष करके, और वो नासिका से बोला जाता है। कहाँ से बोला जाता है, नासिका से बोला जाता है। अब वो महाप्राण होता है, वो कार कैसा होता है, सघोष, महाप्राण और नासिका से बोला जाता है। तो जितने भी पांचवें अक्षर वाले शब्द होते हैं वो सब नासिका से बोले जाते हैं। अब आते हैं तालव्य, ये तालु से बोले जाते हैं। मतलब जो हमारी जीभ के ऊपर जो होता है उसे हम तालु बोलते हैं। और तालु में भी ये पीछे भाग होता है, एकदम सेंटर से थोड़ा सा पीछे। मतलब जीभ आप बीच में रखिए, जीभ का मतलब उठाएंगे तो बीच से थोड़ा सा पीछे जाएगा। अगर बोलेंगे तो चा, चा, तो जीभ तालु को छुएगी, चा, छा, जा, झा। पांचवा अक्षर आपका वहाँ पे होगा। ठीक है, मूर्धन्य, मूर्धा मतलब होता है मुंह के भीतर की छत का अगला भाग, मतलब दांत और सेंटर से थोड़ा आगे वाला पार्ट होता है मूर्धा कहलाता है। जैसे टा, टा, टा देखते होंगे एकदम बीच में छूती है छत को, तो उसे बोलते हैं मूर्धा के भीतर का अगला भाग। टा, ठा, ये, ड़ा, ढा। ये शा भी इसी में आता है, मैंने जीभ नीचे वाली जगह को ऊपर यूज कर लिया है। ये शब्द इसी में आता है, इसलिए इसको इस कॉलम में रखा गया है। अघोष के महाप्राण में, अघोष के महाप्राण में ये आता है। अब आते हैं दंत।
दांतों से बोला जाने वाला, ऊपरी दांतों के निकट। ता देखेंगे जीभ और दांत को टच करेंगे, तालू का अगला भाग, तालू का एकदम आगे का और दांत दोनों के बीच को टच करते हुए ता, था, दा, था, तो ये टच करता है जीभ में। अब ओष्ठ, ओठों से बोलते हैं, इसमें केवल ओठ जुड़ते हैं, ओठों से बोला जाता है। पा, फा, बा, भा, ठीक है। तालव्य, जो तालू से बोले, तालू के भीतर की छत का अगला भाग होता है तालव्य। सेम वही चीज है, इसको सा और या, सा और या, ये तालू को छूता है अगला भाग को। वात्सल्य, दांत और मसूड़ा दोनों छुएंगे ना, तो ये आगे आगे सा बोलेंगे, आगे दांत और मसूड़े की छुए, सा, रा, ला, ठीक है। और स्वर यंत्र की, ये कंठ से बोला जाता है हा, जीभ कहीं नहीं छूती है, ये कंठ के भीतर से ही बोला जाता है, कंठ से ही बोला जाता है। कंठ में आता है सघोष महाप्राण में हा आएगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको आप ले लीजिएगा और लिख के अपनी कॉपी में याद कर लीजिएगा। पेपर में इससे ज़रूर एक क्वेश्चन आता है, इससे आ जाता है, मैंने जो संयुक्त व्यंजन पढ़ा है उससे आ जाता है। इसी कुछ के चलते रहते हैं। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट जरूर करिए मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ। थैंक यू।